इन स्थलाकृतियों में सबसे पहली आकृति है हिमोड़ या मोरेन। ये हिमोड़ क्या है? हिमोड़, हिम ने अपने साथ जो भी पदार्थ लाए हैं, गोलाश्म है, बजरी है, सिल्ट है, इनको वह अपने जब किनारों पे दोनों पार्श्वों पर जमा करता है तो पार्श्व में खड़ी दीवारें विकसित हो जाती है दोनों किनारों पर, और इस खड़ी दीवार के बाद हिम पिघल करके पानी के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो इन्हें हम पार्श्विक हिमोड़ या लेटरल मोरेन के नाम से जानते हैं। दोनों किनारों पे ये खड़े हो जाते हैं। दूसरा जो हिमोड़ है, जब हिम मध्यवर्ती क्षेत्र में, आप देख रहे हैं यहाँ पे मध्यवर्ती भाग में उसने अपने पदार्थों को जमा कर दिया, तो इसे हम मिडिल मोरेन या मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। मध्यस्थ हिमोड़ प्रायः क्या होता है कि दो हिमनद यदि किसी क्षेत्र से आ रहे हैं तो उन्हें बीच के हिस्से में जो पदार्थ दोनों हिमनद ने बीच में जमा किया है, और उसके कारण बीच का जो हिस्सा है ये ऊंचा हो जाता है, कटक नुमा यहाँ पर आकृति बन जाती है। और यदि हिमनद ज़्यादा दूर पे है तो ये बीच का जो कटक है ये काफ़ी समतल और चौरस क्षेत्र बन जाता है, और इस क्षेत्र में ये जब हिम पिघल जाता है तो यहाँ पर नमी के कारण घासें उगाती है और ये पर्वतीय चारागाह के रूप में विकसित हो जाता है। इसी प्रकार के जो उदाहरण हैं, कश्मीर में हम जिसको मर्ग कहते हैं ना, गुलमर्ग जैसे, तो ये जो मर्ग है ये इसी मध्यस्थ हिमोड़ के उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। तीसरा जो हिमोड़ का प्रकार है इसको अंत्यस्थ हिमोड़ कहते हैं, टर्मिनल। जहाँ हिम समाप्त हो गया तो अपने अंतिम क्षेत्र में जहाँ पर हिम अब समाप्त हो रहा है तो वहाँ पर वो खूब सारे कंकड़ पत्थर गोलाश्म को जमा करता है, और उसके बाद से पानी की धार आगे की ओर बढ़ने लगती है। तो ये जो कंकड़ पत्थर गोलाश्म है ये चूँकि हिम की अंतिम अवस्था है, और उसके बाद धीरे धीरे पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ता है, तो इसे अंत्यस्थ हिमोड़ या टर्मिनल कहते हैं। इसे अवकाशी हिमोड़ भी कहते हैं। अवकाशी का मतलब क्या होता है कि हिमनद धीरे धीरे यदि पीछे की ओर हट रहे हैं तो पहला अंत्यस्थ हिमोड़ जैसे यहाँ पर है तो दूसरा उसके थोड़ा ऊपर जाएगा, तीसरा और ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से पुराने को छोड़ करके आगे की ओर बढ़ना, ये अवकाशी, पुराना जो है ये अवकाशी हिमोड़ कहलाता है। चौथा जो हिमोड़ का प्रकार है ये कहलाता है तलस्थ हिमोड़। अपने तली में हिमनद जो है कुछ पदार्थों को जमा कर देता है, तली में जमा करने के बाद पानी जो है हिम का पिघला हुआ रूप वो आगे की ओर बढ़ता है, तो तली में जो कंकड़ पत्थर पदार्थ जमा होते हैं ये तलस्थ हिमोड़ कहलाते हैं। तो ये हिमोड़ के 4 प्रकार हुए। इसके बाद हिमोड़ जो है ये अपक्षेप मैदान का निर्माण करता है। अपक्षेप मैदान क्या है कि हिम ने अपने साथ जितने भी बजरी, बालू, मिट्टी लाई है, इन मिट्टियों को वह अपने आसपास के क्षेत्र में जमा करने लगता है। बच्चों, ये हिमनद जहाँ हिम की अंतिम स्थिति होती वहाँ पर ये बजरी, मिट्टी, बालू को जमा करता है। इसे हम हिम द्वारा निर्मित अपक्षेप मैदान कहते हैं। ऐसे ही जब नदी ऊपर पर्वत से नीचे आती और अपने पर्वतपदीय क्षेत्र में अपने साथ लाई हुई मिट्टी को जमा करती, जिससे उस क्षेत्र में कृषि होती है, इसको हम जलोढ़ पंख या जलोढ़ मैदान कहते हैं। तो ये दोनों में ये अंतर है। हिम अंतिम स्थिति में और नदी पर्वत से उतरने के बाद की स्थिति में जलोढ़ मैदान का निर्माण करती। दोनों ऐसे ही अपने द्वारा लाए गए निक्षेपित मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो कोमल पदार्थ है, मिट्टी है, बजरी है, इनका जमाव होता है। फिर अगली जो आकृति है इसे हम ड्रमलिन शब्द जो है, जैसे किसी टोकरी में अंडे भर दिए गए हों तो कैसे दिखता है, ऐसी ही आकृति हिम की घाटी
वाले क्षेत्र में यदि वहाँ पर चट्टानी क्षेत्र से हिम प्रवाहित होता था पहले, और अब हिमनद जो है वो सूख गया है या पानी के रूप में परिणित हो गया है, और फिर पानी भी वहाँ पर कभी कभी समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि उस घाटी में एक टोकनी में चट्टानें जो है वो ऊपर से चिकनी और गोल गोल हो जाती है, तो देखने पर ये अंडे भरी टोकरी जैसे दिखाई देता है। तो इस आकृति को चट्टानी टीले या ड्रमलिन कहते हैं। इस प्रकार की आकृति संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिनलैंड में और आयरलैंड में देखने को मिलती है। अगली जो आकृति है ये है कैटिल या कैम। जब यही पहाड़ी या चट्टानी क्षेत्र में यदि कहीं पर गड्ढा होता है तो गड्ढे में पानी भर जाता है, और यही पानी जो है यह कैटिल या कैम वाली जो आकृति होती है उससे इसकी तुलना की जाती है। फिर एक आकृति कहलाती है एस्कर। एस्कर क्या होता है कि हिम अपने साथ जो बजरी, मिट्टी, बोल्डर्स ये सब लेकर आती है, और इनको जब जहाँ पर वह पानी के रूप में परिणित होती तो इनको एक क्रम से जमाती चली जाती है। एक क्रमबद्ध रूप से, कहीं पर बड़े बोल्डर है, फिर आगे थोड़े जाके और बोल्डर हो जाते हैं, बीच में मिट्टी आ जाती है। ऐसे क्रमबद्ध रूप से एक रेखा में लगभग जम जाती है, तो इस आकृति को एस्कर, ये एस्कर बिल्कुल एक जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई माला पिरोई गई हो। बड़े बोल्डर है, फिर मिट्टी है, फिर बोल्डर है, फिर मिट्टी, तो इसे हम मालाकार एस्कर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हिमनद की प्रमुख आकृतियाँ जो अपर्दन और निक्षेपण के माध्यम से बनती है, इसका उल्लेख मैंने आपके सामने में किया है। अब हम अध्ययन करेंगे तटीय स्थलाकृतियाँ। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अपर्दन के 5 कारक, जिसका मैंने इसके पहले अध्ययन किया है, उल्लेख किया है, नदी, हिमनद, वायु, भूमिगत जल और उसके साथ ही समुद्री लहरें। लहरें भी अपर्दन का प्रमुख कारक है, और समुद्र के किनारे में ये लहरें सक्रिय होती है और ये भी अपर्दन की प्रक्रिया करती है। समुद्र में जो लहरें उत्पन्न होती, आपने लहरों को देखा है बच्चों? यदि आपने समुद्र प्रत्यक्ष नहीं देखा होगा तो भी आप आजकल टीवी में बहुत सी मूवीज़ आती है, बहुत से अलग अलग पिक्चर्स आते हैं, और उसमें आपने समुद्र की लहरों को उठते हुए देखा होगा। इसके अलावा लहरों को आप तालाब में भी लहरें उठती है, जब तेज़ हवा चलती तो उसको भी आपने देखा होगा। तो ये सभी लहरें आपने देखा है कि ये लहरें बीच से उठते उठते तट से आकर टकराती है और फिर चली जाती है। तो ये जब तट से आकर के टकराती है तो टकराने से समुद्र की लहरों में इतना वेग होता है कि ये जब तट से टकराती है तो इसके साथ ही ये अपर्दन की प्रक्रियाएं प्रारंभ करती है। तो इन लहरों में पहले तो हम लहरों को समझ लें। जब लहरें उठती है समुद्र में तो काफ़ी ऊंची ऐसे गोल गोल घूमती हुई आगे की ओर जाती है। तो इस प्रकार की लहरों का जो ऊपरी भाग है इसको लहर का शीर्ष कहते हैं, हेड कहते हैं। ये ऊपर की ओर होता है। और जो लहर का निचला भाग होता है ना, 2 लहरों को यदि आप देखेंगे तो बीच का भाग गड्ढा होता है और दोनों तरफ से ऊंचा और ऐसा बीच में गड्ढा होता है। तो ये जो निचला भाग होता है उसको हम गर्त कहते हैं। लहरों की गर्त, लहरों का शीर्ष और लहर का गर्त। तीसरा इसमें जो जानकारी देने लायक बात है, 2 लहरों के बीच की दूरी, 2 लहरों के बीच का जो अंतराल होता है इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये 2 लहरों के बीच का अंतराल होता है। लहरों की
शीर्ष और गर्त के बीच में कितना अंतर है, इसको लहर की ऊंचाई कहते हैं। कितनी ऊंची लहरें आई, कितना ऊपर उठी और कितनी नीचे तक वह थी, इनके बीच के अंतर को ऊंचाई कहते हैं। और एक लहर से दूसरे लहर से, ये लहर जब तट से टकराती है आगे की ओर आती है, तो दो लहरों के बीच का जो समय रहता है उसको आवर्तकाल या पीरियड, कितना पीरियड में लहर आगे पीछे की ओर जा रही है, इसको आवर्तन काल या पीरियड कहते हैं। तो ये लहरों के एक मतलब लहर जो है, इसको हमने कैसे किन किन नामों से जाना है ये आपको बताया। लहरें भी तटीय क्षेत्र में अपर्दन का कार्य करती है। लेकिन जैसा बच्चों हमने इसके पहले भी उल्लेख किया था कि नदी, हिमनद ये सभी जो अपर्दन करते हैं, तो अपर्दन के समय में उस का वेग, वहाँ पर चट्टानों की संरचना कैसी है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। उसी प्रकार से लहरें जब अपर्दन का कार्य करती है तो कुछ बातें यहाँ पर भी अपर्दन के लिए आवश्यक होती है। इन बातों में पहला है लहरों का आकार या उनका वेग, कितनी बड़ी लहरें हैं और कितनी गति से वह टकरा रही हैं, ये लहरों का आकार और वेग कहलाता है। दूसरा है वहाँ पर जो शैल है, लहरों के साथ भी कुछ मलबा आ रहा है, लहरें अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर लेकर के आती है, ये कितनी मात्रा में ला रही, क्योंकि जब ये तट से टकराएगी तो पानी के साथ ये भी पदार्थ जोर से टकराते हैं और इससे अपर्दन तेजी से होता है। तीसरा जो है समुद्र के किनारे में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों का नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, चट्टानें किस प्रकार से हैं, खड़ी बिछी हैं, आड़ी बिछी हैं। यदि चट्टानें खड़ी हैं तो अपर्दन धीमे धीमे होता है, आड़े में तो समुद्री लहरें आती है और जाती है और उनको तोड़ते तोड़ते ले जाती हैं। फिर चट्टानों का संगठन, उनका स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन कैसा है, कोमल, जैसे बताया था, कोमल है, कठोर है, भेद्य है, संधि युक्त है, अभेद्य है, ये सब निर्भर करता है कि अपर्दन कितनी मात्रा में होगा। वहाँ पर जलवायु कैसी है, जलवायु यदि शीत है तो वहाँ लहरें नहीं चलेंगी तो अपर्दन नहीं होगा। ठंडी जलवायु में धीमी लहरें चलती है, लेकिन गर्म जलवायु में लहरें तेज़ी से आने जाने लगती है, तो जलवायु का भी प्रभाव है। इसके अलावा वहाँ चट्टानों में जीव जंतुओं ने उस चट्टान को कितना नुकसान पहुँचाया है, वह या वहाँ पर कितने प्रकार की वनस्पतियाँ उगाई है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपक्षय यदि अधिक होगा तो अपर्दन उस अपक्षय को सहयोग देता है और अपर्दन की प्रक्रिया तेजी से होगी। तो इस प्रकार से इन कारकों के प्रभाव से अपर्दन की क्रियाएं संपन्न होती है। अपर्दन की वही प्रक्रिया है, यहाँ पर जल गति या जलदाब की क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, घोलीकरण, ये जल के जो अपर्दन के प्रकार है, ये लहरों के अपर्दन में भी लागू होते हैं। अपर्दन जब लहरें कर रही हैं तो वो कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण करती है, तो सबसे पहली जो आकृति, इसको कहते हैं क्लिफ, समुद्री क्लिफ या तटीय क्लिफ, तटीय या भृगु इसको कहते हैं। यह भृगु या क्लिफ क्या है, जब समुद्र पर कोई खड़ी चट्टान समुद्र के किनारे में होती है और लहरें इस खड़ी चट्टान से लगातार टकरा रही है, जहाँ तक लहरों की ऊंचाई है वहाँ तक वह चट्टान से टकराती है, जहाँ तक चट्टानों से टकरा रही है धीरे धीरे बहुत ही धीमी गति से इन चट्टानों में टूट फूट होती है और चट्टानों का वह क्षेत्र जहाँ तक लहरें टकरा रही, चट्टान धीरे धीरे अंदर की ओर टूटकर दबती चली जा रही है,
जबकि ऊपर की चट्टान क्या है, बाहर निकली हुई है। देखिए आप चित्र में, ऊपर से चट्टान बाहर निकली है, जबकि नीचे से ये चट्टान टूटते टूटते चली जा रही है, अंदर की ओर धंसती चली जा रही है। तो इस प्रकार से बाहर एक हुकनुमा आकृति बाहर निकल जाती है, तो इसी को हम क्लिफ के नाम से जानते हैं। ये जो क्लिफ है, इसमें ज्वार और भाटा में जब ज्वार आता है तो चट्टानें ज़्यादा तेज़ी से टूटती है, भाटा की अवस्था में उस समय कम चट्टानें टूटती है। और इसका जो निचला हिस्सा ये भी घर्षित होता है, तो यदि चट्टान बड़ी है तो निचले हिस्से में क्या हो रहा है, एक चबूतरा जैसी आकृति बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर का भाग जो लटका हुआ है, लगातार अपर्दन हो रहा है, तो ऊपर का भाग आधारहीन होता है, इसलिए कई बार वो टूट करके गिर जाता है, तो क्लिफ पीछे सरकते हैं। फिर से जो लहरें हैं वो बीच के हिस्से को काट रही, तो धीरे धीरे क्लिफ जो है टूट टूट के पीछे की ओर सरकते हैं, और उसके कारण निचला जो चट्टान का हिस्सा है, यहाँ पर ज्वार भाटा जब के आते हैं तो उस समय इस क्षेत्र में बहुत सा मलबा जम जाता है, तो निचला का हिस्सा तरंगित या घर्षित चबूतरे कहलाते हैं। जब ज़्यादा घर्षण होता है तो ये लंबे चौड़े भाटा जब होता है तो ये मैदान के रूप में ही दिखाई देते हैं, और ऊपरी हिस्से को हम क्लिफ या भृगु के नाम से जानते हैं। दूसरी जो आकृति है ये, अच्छा, भृगु जो है ये भारत का जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर इस प्रकार की आकृति बहुत अधिक देखने को मिलती है। दूसरी जो आकृति है, इन्हें हम खाड़ियाँ और समुद्राभिमुख कगार के नाम से जानते हैं। खाड़ियाँ क्या है? प्रायः जब समुद्र के तटों में यदि चट्टानें क्षैतिज या खड़ी, मतलब इसकी जो अवस्था होती है, ये चट्टानें स्थल से समुद्र की ओर ऐसी खड़ी बिछी होती है, तो खड़ी बिछी चट्टानों में जो यदि कोमल चट्टानें हैं, तो कोमल चट्टानों में लहरें तेज़ी से अपर्दन करती है बनिस्बत कठोर चट्टानों की तुलना में। तो जो कोमल चट्टानें, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अंदर की ओर धंस रही है, टूट गई है, और जल अंदर तक आ गया है। तो ये जल जब अंदर आ जाता है तो इसको खाड़ी कहते, बे या खाड़ी इसको कहते हैं। और जो हिस्सा बाहर की ओर निकल गया है, प्लेटफॉर्म के जैसा ये बाहर निकल गया, इसे समुद्राभिमुख कगार या प्लेटफॉर्म इसे कहते हैं। तो ये भी एक आकृति चट्टानों के ऐसे लंबवत, समुद्र की ओर मुख करके लंबवत विकसित होने से। जब यहाँ पर कोमल और कठोर चट्टानें जो होती है, ये समुद्र की दिशा में क्षैतिजिक यदि बिछी होती है, तो उस क्षैतिजिक चट्टानों में यदि बाहर में कठोर चट्टानें हैं और अंदर में कोमल चट्टान है, पर समुद्र की लहरें तो उछलकर बहुत दूर तक जाती है, तो कई बार क्या होता है कि ये अंदर की कोमल चट्टानों को तोड़ करके उसके साथ बाहर के कुछ पदार्थों को भी धीरे धीरे तोड़ती हैं। तो कुछ इस प्रकार की आकृति का विकास हो जाता है। बाहर में जो आप चट्टानें देख रहे हैं, ये चट्टानों का शीर्ष कहलाता है, जबकि अंदर में जो अंडाकार या गोलाकार आकृतियां बन गई है, इन आकृतियों को लघु निवेशिका कहते हैं। ये जो लघु निवेशिकाएं हैं, ये कोमल चट्टानों के अपर्दन से और कठोर चट्टानों के सामने में परत के बनने से दिखाई देती है। इस लघु निवेशिका के जो उदाहरण हैं, इंग्लैंड के क्षेत्र में बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। अगली आकृति है समुद्री गुफा। समुद्री गुफा क्या है कि जब कभी ऐसा होता है कि समुद्र की ओर ऐसे चट्टान खड़ी है, और अब इसमें कभी इसमें शर्त है कि यदि ऊपरी
भाग कठोर चट्टान का बना हो और निचला या मध्यवर्ती भाग यदि कोमल चट्टान का बना हो, तो समुद्र की लहरें या जो पानी का वेग है उसके कारण ये निचले हिस्से को तेज़ी से घर्षित करती है और इसको क्रमशः तोड़ने लगती है। कोमल चट्टानें हैं तो ये तेज़ी से टूट रही है, और कठोर चट्टान ऊपर में है तो ऊपर की कठोर चट्टान पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत धीमा प्रभाव इसका पड़ता है। तो मध्यवर्ती भाग धीरे धीरे क्या होता है, अंदर से खोखला होने लगता है। तो इस खोखले भाग को हम गुफा या केव के नाम से जानते हैं। और नीचे का भाग कभी कभी दोनों तरफ से या एक ही तरफ से यदि लहरों ने उसको तोड़ा तोड़ा और तोड़ते तोड़ते आर पार दिखाई दे दिया तो एक खिड़की बन जाती है उस चट्टान के क्षेत्र में, और ऊपर का हिस्सा चूँकि जुड़ा रहता है इसको हम प्राकृतिक पुल के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि चूँकि ऊपर से अपक्षय की प्रक्रिया भी हो रही है, नीचे से अपर्दन भी हो रहा है, तो ये जो इसकी छत है, इन छत में कहीं पर यदि छोटा सा छिद्र हो जाता है तो इस छिद्र से समुद्र से आने वाली जो हवाएं हैं, ये हवाएं नीचे से ऊपर की ओर निकलती है। तो इस छिद्र को वात छिद्र कहते हैं। और इस वात छिद्र से जब हवा ऊपर की ओर जाती है तो हवा में जो आवाज़ होती है सरसराहट की, वो आवाज़ यहाँ बहुत स्पष्ट दिखती है। या कभी कभी हवा में अधिक गति होती है तो सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये वात छिद्र जो है, ये सीटी की आवाज़ यहाँ ऊपर से होती हुई या हवा की तेज़ सरसराहट से हवा यहाँ से बाहर की ओर निकलती है। अगली जो आकृति है इसे हम कहते हैं समुद्री मेहराब या आर्च। तो आर्क क्या होता है कि जब समुद्र की ओर मुख करके चट्टानें ऐसी खड़ी होती है, खड़ी होने से जैसा अभी मैंने बताया कि दोनों तरफ से जो समुद्र की लहरें हैं ये इसको दोनों तरफ से टकराती हुई नीचे से काटती चली जाती है। और यदि किनारे का क्षेत्र कठोर चट्टान का है और बीच का क्षेत्र कोमल चट्टान का है तो बीच का हिस्सा जल्दी जल्दी टूटने लगता है, तो एक जो मेहराब के जैसी आकृति बीच में विकसित हो जाती है। इस प्रकार बीच में मेहराब या खिड़की बन जाती है। गुफा में भी खिड़की बनती, यहाँ भी खिड़की बन जाती है, और ऊपर में प्राकृतिक पुल जैसा उस तरफ जाने के लिए देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी अपर्दन बहुत तेज होता है तो ये जो प्राकृतिक पुल है इसकी छत, जिसको हमने अभी ब्रिज या पुल कहा था, ये ध्वस्त होकर के गिर जाती है और समुद्र के बीच में केवल एक चट्टान खड़ी दिखाई देती है। तो ये खड़ी चट्टान जो है इसको स्तंभ या स्टैक के नाम से जानते हैं। यह स्टैक है, स्तंभ है, जो ऐसा लगता है कि समुद्र में बीच में ही एक खंबा खड़ा कर दिया गया हो। तो ये समुद्र के किनारे में जितनी चट्टानें पाई जाती उस पर इस प्रकार की आकृतियों का विकास होता है जिसका अभी हमने वर्णन किया है। बच्चों, समुद्र केवल अपर्दन ही नहीं कर रहा है, लहरें केवल अपर्दन ही नहीं कर रही है, ये लहरें अपने साथ जो पदार्थों को ला रही वो समुद्र में उसके आसपास में किनारों पर तट पर जमा करती है, और इस जमाव की जो प्रक्रिया होती है इसे हम निक्षेपण का कार्य कहते हैं। इस निक्षेपण से भी कुछ आकृतियों का विकास होता है और इन आकृतियों के बारे में अभी हम जानेंगे। सबसे पहली जो आकृति है ये कहलाती है तरंग निर्मित वेदी या तरंग निर्मित चबूतरे। अभी हमने जिस चबूतरे का उल्लेख किया है ये घर्षित चबूतरे जो क्लिफ के नीचे विकसित होते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्र में भी जब समुद्री लहरें किनारों से कुछ पदार्थ को ले जाती है और इन पदार्थों को वह वहीं तटों में
जमा करके उसकी लहरें पीछे हट जाती है। तो उस जमा पदार्थ यदि वो थोड़े से भारी होते तो वहाँ पर लंबे समय तक जमे रहते हैं, जो कि थोड़े उथले होते हैं। जल से यहाँ पर जल की गहराई कम होती क्योंकि ये पदार्थ यहाँ पर जम जाते हैं, तो इनको हम तरंग निर्मित वेदिका कहते हैं। कभी कभी ये पदार्थ लगातार जमने के कारण और ऊंचे उड़ जाते हैं, और कभी कभी ज्वार भाटे की यदि तीव्र गति आती है तो ये पदार्थ बह भी जाते हैं। जो निर्मित वेदिकाएं हैं, ये वेदिकाएं समाप्त भी हो जाती है। दूसरी जो आकृति है, इसे हम पुलिन कहते हैं। पुलिन क्या है? ज्वार के साथ कुछ पदार्थ जो है समुद्र के में जो कंकड़ पत्थर या जितने भी मलबा है, ये ज्वार के साथ आगे की ओर आता है, और जब भाटा आता है तो इसको फिर से पीछे की ओर ले जाता है। तो ज्वार और भाटे का जो मध्य क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में कुछ अवसाद निरंतर जमा होने लगते हैं, तो इस जमाव को पुलिन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से समुद्र के किनारे में जब भारी कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, और ये जमाव कभी कभी चट्टानों के टुकड़ों के रूप में होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि चट्टानें जो है वो मध्य में बनी रहती है और अंदर तक समुद्र चला जाता है। तो बीच की जो चट्टानें रहती है, इन चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र की लहरें आगे पीछे की ओर जाती है, और कभी कभी ये चट्टानें काफ़ी तट के किनारे तक, या जो इसके अवशिष्ट पदार्थों का जमाव ये तट के किनारे में खड़ा जमा हो जाता है। तो इस आकृति को रोधिका या बेरियर्स कहते हैं। ये जो बेरियर्स या रोधिकाएं होती है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यदि समुद्रों में तूफ़ान आता है तो तूफ़ान के अधिकांश मार्ग को ये रोधिकाएं रोक लेती हैं, और फिर भी यदि ये तूफ़ान तट तक आता है तो कई बार तटों में जो मैंग्रोव वनस्पति होती, ये वनस्पतियां भी इन तूफ़ानों को रोकती है, और तट से काफ़ी दूर तक इसका प्रभाव नहीं हो पाता। लेकिन जब अब वर्तमान में क्या हो रहा है कि पेड़ों को काट दिया जा रहा है, तो मैंग्रोव वनस्पति की कमी होने के कारण तूफ़ान का प्रभाव अंदर तक देखने को मिलता है। तो बच्चों, वनस्पतियों का किनारे होना ये तूफ़ान से हमको कैसे बचाता है, ये भी वनस्पति या रोधिकाओं के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगली जो आकृति है, ये होती है लैगून। लैगून क्या होती है कि ये रोधिकाएं जो हैं, कभी कभी ये रोधिकाएं विकसित होते होते समुद्र से, तट से कुछ दूर पे पदार्थ जमा होता है, और ये जमा पदार्थ लगातार बढ़ते 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 ये उस क्षेत्र को घेर लेता है। एक छोटा सा बीच में कहीं गैप रहता है जहाँ से समुद्र का जल बहुत कम मात्रा में आते जाते रहता है। तो उसके कारण बीच का हिस्सा जो होता है वह तेज लहरों का प्रभाव इस पे नहीं होता, और ये जल बीच में आकर के लगभग स्थिर जैसा हो जाता है। तो इस आकृति को लैगून झील के नाम से जानते हैं। इस लैगून झील का उदाहरण आपने भारत का जो पूर्वी तट है, यहाँ पर चिल्का झील है, पुलिकट झील है, या भारत का जो पश्चिमी तट है, इसमें वेबानद लेक जो है, ये इसी लैगून के उदाहरण हैं। तो ये प्रमुख समुद्र की निक्षेप जनित स्थलाकृतियाँ हुई। बच्चों, समुद्र के किनारे में कई प्रकार के तट होते हैं। तटों की संरचना भी अलग अलग होती है। इसके पहले मैंने आपको हिमनद से निर्मित फ्योर्ड तट के बारे में बताया था कि फ्योर्ड कैसे होते हैं।
थोड़ा सा स्थल का भाग यदि ऊंचा होता है और हिम नीचे की ओर तेज़ी से जाता है तो ये जो ऊपर उठे भाग यहाँ से समुद्र में काफ़ी गहराई देखने को मिलती है और फिर से स्थलखंड का कुछ हिस्सा वहाँ ऊपर उठा दिखाई देता है। तो ये बीच का जो हिस्सा रहता है जहाँ पर ऐसा देखने पर, दूर से देखने पर ये बहुत कटा फटा महसूस होता है, ये फ्योर्ड तट काहे से बनते? हिमनद से। इसी प्रकार से दूसरा तट जहाँ पर नदी ऊंचाई से तेज़ी से नीचे की ओर गिरती है समुद्र में, तो नदी जब समुद्र में गिरती है तो उसकी कई शाखाएं हो जाती है और ये कई शाखाओं में नदी तेज़ी से नीचे गिरती है तो कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ विकसित हो जाती है। बीच बीच में आप समुद्र काफ़ी अंदर घुस गया, कहीं बाहर निकला है, तो ये आकृति रिया तट कहलाती है। तीसरी जो आकृति है, यदि समुद्र के किनारे का भाग ऊंचा होता है तो ऊंचे भाग में बीच बीच में समुद्र में बैरियर्स जैसे चट्टानें बिछी रहती है और अंदर तक समुद्र का जो लहरों का प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से बीच में यदि चट्टानों के अवशेष ऊपर उठे रहते तो इसको डाल्मेशियन तट कहते हैं। ऐसे डाल्मेशियन तट जो है ये यूगोस्लाविया में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही रिया तट का उदाहरण भारत के पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये तट के विभिन्न रूप है। कभी कभी तट विकसित होते हैं और कई बार तटों में निर्गमन या निमज्जन की प्रक्रिया होती है। बच्चों, हमने बलों में ये निर्गमन या निमज्जन, निर्गमन यानी उस क्षेत्र में तटों का ऊपर उठना या निमज्जन में नीचे धंसना, ये प्रक्रियाओं का भी हमने अध्ययन किया है। तो ये समुद्र के तटों में इस प्रकार की क्रियाएं निरंतर जारी रहती है। तो इस प्रकार से समुद्र के जो कार्य है, समुद्र में लहरों के जो कार्य हैं, इसका अध्ययन यहाँ पर हमने किया है।